हाय एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया की हालत देख करके हम ये तो नहीं बोल सकते कि दुनिया चल रही है, बल्कि ये महसूस होता है कि दुनिया चिल्ला रही है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स है हर जगह। कहीं गरीबी, कहीं बीमारी, कहीं पॉल्यूशन, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं क्लाइमेट चेंज। और चाहते न चाहते हम सब इस बारे में चिंता तो करते ही हैं। प्रॉब्लम्स अपनी भी है और प्रॉब्लम्स बाहर भी है, दुनिया की भी है। और अगर आप दुनिया के प्रॉब्लम्स को लेकर के परेशान हैं और अगर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आज की यह समरी हमारे लिए पीसफुल सॉल्यूशन लेकर के आ रही है। आज की बुक समरी है पीस इज एवरी स्टेप, यानी कि जिस पावर ऑफ माइंडफुलनेस इन एवरीडे लाइफ, जिसे लिखा गया है थिक नहात खान। तो वो एक वियतनामी मोंक है जो कि शांति को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने पोएट, टीचर, ऑथर बनकर के अपनी नॉलेज के जरिए सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है। उनको फादर ऑफ माइंडफुलनेस के बारे में भी जाना जाता है। वो सोशल सर्विस और बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी और लाभ बाय प्रेस जैसे कई इंस्टीट्यूशन को बनाया है उन्होंने। उनको नोबेल के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। तो आज की बुक समरी हमको बताती है कि हम हर पल शांति से भरा हुआ रहना चुन सकते हैं। अगर हमारे अंदर शांति होगी तभी तो हम दूसरे को उनकी तकलीफ़ों में हेल्प कर सकेंगे। गुस्सा और इल्ज़ाम लगाना, दूसरों को दोष देना सिचुएशन को हमेशा ख़राब ही करता है। इससे अच्छा ये कर सकते हैं हम कि रास्ता निकालें और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। इस समरी से हम हर रोज़ शांति से जीना सीख पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की समरी पीस इज एवरी स्टेप बाय थिक नहात खान। तो क्या आप शांति से भरी जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप एक नेगेटिव माहौल में रह करके थक चुके हैं? क्या आप हेल्दी माइंडसेट डेवलप करना सीखना चाहते हैं? और अगर आपका जवाब हाँ है, बट ऑब्वियस जो कि हाँ ही होना है, तो ये समरी आपको पीस यानी कि शांति, सुकून ढूंढने का सीक्रेट बताती है। जब आप आज़ाद महसूस करते हैं, उस स्टेज को ही पीस या शांति कहा जाता है। यह किसी भी डिस्टर्बेंस यानी कि अशांति से मुक्त होना होता है। इसमें आप इनर और बाहरी शांति को डेवलप करना सीखेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो दूसरों पर शांति, दूसरों तक में शांति फैलाने के लिए आपको अपने अंदर शांति ढूंढनी होगी। एक इंसान जब तक अपने अंदर शांति नहीं खोज लेता, तब तक वो सुकून भरी जिंदगी नहीं जी सकता है। ये समरी आपको अपनी इमोशंस, आदतें और बुरी लत से डील करना सिखाएगी। आप जिंदगी में पॉजिटिव नज़रिए के साथ में जीना स्टार्ट करेंगे। अपने अंदर में शांति ढूंढने के बाद आप लोगों में भी शांति फैलाने के तरीके भी सीखेंगे। और एक ऐसी दुनिया जहाँ पे परेशानी, गुस्सा भरा हुआ है, वहाँ लोगों द्वारा गलत समझा जाना बहुत ही नॉर्मल है। ये समरी हमको दूसरों में शांति फैलाने और दूसरों की तकलीफ कम करने में हेल्प करने वाली है। खुद से और सोसाइटी से जुड़िए। इस समरी की मदद से अपने हक की खुशियों को ढूंढिए और एक सुकून भरी जिंदगी जीना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए पीसफुल एंड लर्निंग जर्नी का स्टार्ट इस पहले चैप्टर से करते हैं। 24 ब्रांड न्यू आवर्स, यानी कि बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि हर दिन एक ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद की तरह होती है। हर दिन कई मौके लेकर के आते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए आपको फिर से 24 घंटे बिल्कुल ही मिलता है। शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप ढूंढ सके, ये और कहीं नहीं बल्कि आपके अंदर है। आप जो भी करते हैं उसके अंदर शांति है। यह आपके काम करने में, खाने में, सोने में या सांस लेने में भी होता है। शांति दुनिया में हर जगह होता है। इसे पाने के लिए आपको 8000 मील ट्रैवल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको शांति पाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये उन सभी चीज़ों में है जो आप करते हो। शांति पाने का जरिया है उससे जुड़ना। आप हर एक पल सुकून से रहना चुन सकते हैं, इसे अचीव कर सकते हैं। हर चीज़ की तरह आपके पास में शांति को चूज करने की चॉइस तो है। अपने सभी एक्शंस की तरह आप अपने इमोशंस के का भी कंट्रोल कर सकते हैं। लोग पूरी जिंदगी अपने पसंद के फ्यूचर को तैयार करने में बिता देते हैं। एक डिप्लोमा के लिए आप स्कूल में सालों गुजार देते हैं। एक घर खरीदने के लिए आप घंटों ऑफिस में काम करते हो। कोई नई स्किल सीखने के लिए आप हर रोज उसकी प्रैक्टिस करते हो। ज़्यादातर लोग अपने फ्यूचर पे इतना फोकस करते हैं कि वो अपने आज को जीना ही भूल जाते हैं। अभी का समय ही वो समय है जिसमें आप ज़िंदगी जीते हो। जिस फ्यूचर के लिए आप घंटों, दिन, हफ्ते और सालों लगा देते हो, वो जल्द ही प्रेजेंट और फिर पास्ट बन जाएगा। आइए जैक के एग्जाम्पल को देखते हैं। जैक 4th ईयर का कॉलेज स्टूडेंट है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने इवेंट, अपने ग्रेजुएशन को तैयारी करने में लगा दी। सालों स्कूल में बिताने के बाद जैक अगले हफ्ते ग्रेजुएट होने वाला है और अब
उसके थीसिस को पूरा करने के लिए उसको घंटों देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसको अपने पढ़ाई और पार्ट टाइम के जॉब के बीच में बाँटना नहीं पड़ेगा। आखिरकार वो अपना समय जैसे चाहे वैसे बिता सकता है। 1 हफ्ता निकल गया और आखिरकार जैक की ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन भी आ गया। सेरेमनी के बाद वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने गए। उन्होंने बड़ा रेस्टोरेंट में डिनर किया और एक दूसरे को गुड बाय कहा। जब जैक घर पे था तो फिर से स्ट्रेस महसूस करने लगा। उसे ख्याल आया कि स्कूल खत्म होने का मतलब क्या है। उसे अब अपने बिल्स भरने के लिए रोज काम करना पड़ेगा। उसे अपने पेरेंट्स का घर छोड़ना होगा और अब अकेले रहना स्टार्ट करना होगा। जैक फ्यूचर से डर रहा था। वो सोचता था कि कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद सभी चीज़ें बेहतर हो जाएंगे। उसने कभी भी उस पर आने वाली नई जिम्मेदारियों के बारे में सोचा ही नहीं था। उस समय उसके आने वाली नई जिंदगी के उसके स्ट्रेस और डर ने उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया था। तो उसकी कहानी से हमको ये पता चलता है कि फ्यूचर में रहने से हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। हम आने वाली ज़िंदगी पे इतना फोकस कर देते हैं कि हम उस चीज़ पे ध्यान देना भूल जाते हैं जो हमारे सामने है। जैक अपने कॉलेज के दिनों को और भी ज़्यादा खुशी से बिता सकता था अगर वो शांति से भरा हुआ जीवन चुनता। तो कुछ हासिल करना हमको कुछ समय के लिए शांति दे सकता है, मगर जैसे ही एक्साइटमेंट कम होगा आप फिर नई चीज़ों के बारे में चिंता करना स्टार्ट कर दोगे। चिंता करने के लिए तो अंतहीन चीज़ें रहती है। फर्क यही है कि आप खुद को शांति से भरा हुआ रहने देते हो या फिर नहीं, ये आपकी चॉइस है। नेक्स्ट चैप्टर है नरिशिंग अवेयरनेस इन ईच मोमेंट। नो मैन इज इन आइलैंड। यानी आपने अगर ये सुना है तो आप जानते होंगे कि लोग एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते हैं। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हुए अनगिनत लोगों से पर्सनली और डिजिटली मिलते रहते हो। जब आप अपना ज़्यादातर टाइम एक दूसरे से मिलने जुलने में बिता देते हो तो हो सकता है कि आप दिन के ख़त्म होते ही थका हुआ फील करने लग जाओगे। इस तरीका से थक जाना आम है। कभी कभी बाहर की दुनिया आपके हैंडल करने के लिए इतनी भीड़ भाड़ वाली और परेशान कर देने वाली होती है कि आपको खुद को उससे दूर करना ही पड़ता है और शांति को खोजना पड़ता है। ज़्यादातर लोग बाहर निकलने सोशलाइज करने से पहले अकेले बैठते हैं और खुद को अपनी सोशल बैटरी चार्ज करने के लिए समय देते हैं। ऐसा करने से आप खुद को सांस लेने और रिलैक्स रहने के लिए ज़्यादा समय देते हो। आपको शांति और क्लियरिटी के साथ में जुड़ने का मौका मिल जाता है। जो लोग खुद को टाइम नहीं देते हैं आमतौर पे वो नेगेटिविटी के सामने में कमज़ोर पड़ जाते हैं। वो बहुत आसानी से दुखी, गुस्सा और उदास हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग खुद को दूसरों से दूर करने से डरते हैं। उनको अकेले पड़ जाने का डर लगता है बस इसी के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपनी ज़िंदगी को सबको दूर करना चाहिए। ज़िंदगी में आपको बस नुकसान पहुंचाने वालों से बचना चाहिए। अगर आप गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी में असर डालने का इजाज़त देते हैं तो आप अपने फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हो। ये बात समझ लो। लोग आपको अलग तरह से ढालने और कंट्रोल करने का ताकत रखते हैं। अच्छे इरादे रखने वाले लोग आपके लिए काफ़ी नए मौके खोल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव इरादे वाले लोग आपका फ्यूचर भी खराब कर सकते हैं। खुद को उनसे दूर करके आप उनको अपनी ज़िंदगी का फैसले लेने की ताकत छीन लेते हो। इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ जाओगे और आने वाले दिनों में क्या होगा, इसे कंट्रोल कर सकते हो। इसे पाने के लिए आपको अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी होगी बस। इससे आप सिर्फ उन लोगों से जुड़ते हो जो आपके लिए अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। आप किन लोगों के साथ में समय बिता रहे हैं इसे लेकर के अवेयर और जिम्मेदार बनिए। बस यही करना है आपको। ऐसे लोगों के करीब रहिए जो आपको इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और मेंटली ग्रो करने में हेल्प करते होंगे। एक मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए हर पल अवेयरनेस की प्रैक्टिस करो। ऐसा करने से आप शांति को बढ़ने देते हो और अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को निकाल देते हो। नेक्स्ट चैप्टर है डी कंपार्टमेंटलाइजेशन। इंसान का दिन टाइम के अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ लोग सुबह के वक्त को काम के लिए, दोपहर को वक्त को खुद के लिए या फैमिली के लिए रखते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या बिजनेस का। आपको हर वक्त माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिन के हर पल में अवेयरनेस अप्लाई करना मुश्किल हो सकता है। कुछ लोगों को ये नामुमकिन भी लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस और समय के साथ में आप वो रिजल्ट पा सकते हो जो आप चाहते हो। बस इसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अवेयरनेस का पहला स्टेप्स होता है, इसे प्रैक्टिस में लाइए। आप ऐसा एक शांत रूम में 30 मिनट की मेडिटेशन या फिर 5 मिनट की ब्रीदिंग टेक्निक करके कर सकते हो। मेडिटेशन का कोई भी रूल नहीं है। जो भी चीज़ आपको शांत महसूस करवाए वो सब ठीक है। अब इसका मुश्किल हिस्सा आता है, जो है पूरे दिन अवेयरनेस अप्लाई करना। इसका मतलब 24 घंटे मेडिटेशन रूम में बिताना या फिर पूरा दिन अपनी सांसों पे कंट्रोल करना नहीं है। इसका मतलब बस यही है कि अपनी ज़िंदगी के हर पहलू या समय में इसको अप्लाई करना है। जैसा हमने पहला पढ़ा था, लोगों के अलग अलग अपॉइंटमेंट के लिए खास टाइम तय होती है। टाइम के हर हिस्से में अवेयरनेस अप्लाई करना चाहिए।
डीकम्पार्टमेंटलाइजेशन के जरिए ओवरऑल अवेयरनेस लाया जा सकता है। इसका मतलब अपनी जिंदगी से रुकावटों को निकालना और दिन के हर पल में अवेयरनेस को आने देना है। रीना इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। डीकम्पार्टमेंटलाइजेशन यानी कि विखंडीकरण यानी कि टुकड़ों में बांटना किस तरीके से किया जाता है, इससे जानने से पहले रीना हर वक्त गुस्सा और स्ट्रेस फील किया करती थी। लेकिन जब उसने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अवेयरनेस को अप्लाई करना सीख लिया तो सब कुछ बदल गया। रीना एक एंटरप्रेन्योर है। वो अपना दिन सिर्फ उन मीटिंग्स अटेंड करने और ऑफिस में ही गुजारती है। वो रोज कई लोगों से डील करती है, इसी वजह से वो अक्सर स्ट्रेस और बेहद प्रेशर फील करती है। अपनी कंपनी में बड़े मुद्दे से डील करने के बाद रीना रिलैक्स करना चाहती थी। वो एक ऐसा वीकेंड चाहती थी जिसमें उसका कोवर्कर उसे अर्जेंट कॉल करके परेशान ना करे, लेकिन टाइम और शेड्यूल की वजह से मंथली वेकेशन पर जाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। इसीलिए रीना ने मेडिटेशन प्रैक्टिस करने का फैसला किया और शुरुआत में उन्होंने कोशिश की कि हर रोज ऑफिस जाने से पहले कम से कम 30 मिनट मेडिटेशन करे। उनकी वर्क लाइफ पर इसका बहुत अच्छा असर हुआ। रीना अपने दिन की शुरुआत अच्छा और एनर्जी से भरा हुआ महसूस करते हुए करती थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनको फिर से थकान महसूस होने लगती थी। एक दोस्त ने रीना को डीकम्पार्टमेंटलाइजेशन सीखने का सुझाव दिया और ये उसके सारे एक्शंस और इमोशंस को मेडिटेशन रूम से निकाल करके बाहर की दुनिया में लाने की प्रैक्टिस थी। रीना शुरू में काफी कंफ्यूज्ड थी। वो मेडिटेशन रूम से बाहर मेडिटेट कैसे कर सकती है। उसके दोस्त ने सलाह दी कि मीटिंग के बीच या जब भी वो स्ट्रेस फील करे उसको मेडिटेशन करना चाहिए। अगले दिन से ही रीना ने उसके दोस्त को एडवाइस को फॉलो करने की कोशिश की। हर मीटिंग के बाद वो ऑफिस में ही बैठ करके कम से कम 5 मिनट के लिए मेडिटेट करती थी। रीना इस समय वो अपने थॉट्स और इमोशंस को समझने के लिए इस्तेमाल करती थी ये समय को। हर सेशन के बाद में वो पहले से बेहतर महसूस करने लगी थी। अब रीना बिना थके अपना पूरा दिन निकाल सकती थी। अवेयरनेस प्रैक्टिस करने से वो अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकती थी और अपने लाइफ में पॉजिटिव नजरिया रख पाती थी। डीकम्पार्टमेंटलाइजेशन कैसे करना है, इसकी मदद से आपके मूड, इमोशंस और नजरिए को भी काफी फायदा हो सकता है। अवेयरनेस किसी एक जगह या समय से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ये आपकी जिंदगी के हर पल में होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांसफॉर्म्स फीलिंग्स, यानी कि लोगों को अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने में अक्सर मुश्किल होती है। ज्यादातर केस में वो नहीं जानते कि रिएक्ट कैसे करना है, आप में इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। इसका नतीजा ये होता है कि वो अपनी फीलिंग्स से भारीपन महसूस करते हैं या उनकी फीलिंग्स उन पे हावी हो जाती है। खुद को विनम्र और शांति से भरा हुआ बनाने का एक रास्ता अपने इमोशंस से डील करना होता है। जो लोग अपने इमोशंस से डील करना जानते हैं उन्हें अक्सर सक्सेस मिलती है। इसे पाने के लिए 5 स्टेप्स प्रैक्टिस है जो हम कर सकते हैं। हर एक स्टेप्स अवेयरनेस के बारे में है। इस मेथड से हम नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को बदलने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपनी इमोशंस को पहचानना। ये हमको हर इमोशन को पहचानने और अपनाने देता है। इस बारे में सोचिए, आप किसी फीलिंग्स को कैसे बदलेंगे जब आप ये जानते ही नहीं कि आप किस फीलिंग्स को बदलना चाहते हो। ये प्रोसेस का बहुत जरूरी हिस्सा है। अवेयरनेस अप्लाई करना आपको अपनी इमोशंस को बेहतर तरीके से पहचानने में हेल्प करता है या आपको अपनी फीलिंग्स को लेकर के और ज्यादा अवेयर बनाता है। इमोशंस को पहचानने के बाद आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। दूसरा स्टेप है अपनी फीलिंग्स के साथ में एक होना सीखना। एक टिपिकल सिचुएशन में आमतौर पर इंसान अपने इमोशंस को छिपा करके जवाब देता है। वो इससे छुपाने या इससे दूर भागने की कोशिश करता है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इमोशंस को अनदेखा करना उनको सच होने से रोकता है, लेकिन ऐसा करना फीलिंग्स को अपने अंदर जमा करना है। आपके जानने से पहले आपके इमोशन आपकी तरफ ज्यादा ताकत और तेजी से पलट आने लगता है। अपने इमोशन से डील करने का इकलौता तरीका उनको एक्सेप्ट कर लेना ही है। तीसरा स्टेप्स आता है अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना। अपनी फीलिंग्स को खुद पे हावी ना होने देना। खुद को शांत बनाना सीखिए। तीसरा स्टेप दूसरे स्टेप से करीब से जुड़ा हुआ है। अगर आप समझेंगे तो एक बार जब आप अपने इमोशंस के साथ में एक हो जाएंगे तब आप अपनी फीलिंग्स की गहराई को कम करने के लिए अवेयरनेस का इस्तेमाल कर सकते हो। ज्यादातर फीलिंग में आप अपने फीलिंग्स को मान करके एक्सेप्ट करते तो वो कम हो जाती है। अगले स्टेप्स में आपको उन फीलिंग्स को छोड़ देना होगा। अपनी इमोशंस को पकड़ करके रखने से कभी कुछ अच्छा नहीं होता। ऐसा करने से चीजें और खराब हो जाती है। उसे अपने अंदर रखने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में इसे दुखी होने से बचने के लिए इसको जाने दीजिए। और आखिरी स्टेप्स है उस इमोशंस के जड़ को यानी कि रूट कॉज को खोजना। ये आपके अंदर ही मिलने वाला है। आपकी फीलिंग्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के तरीके से आती है। हो सकता है आप बाहरी फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो जाए, लेकिन इसका असली कारण यही है कि आप खुद कैसा फील करना चुनते हो।
अपने अंदर झाँकिए और खोजिए कि आप जो फ़ील कर रहे हो वैसा महसूस करने का कारण क्या है। जैसे ही आप कारण को पहचान लोगे, उसको दिल से निकाल दीजिए। ये 5 स्टेप्स आपकी प्रॉब्लम के परमानेंट सॉल्यूशंस खोजने के लिए आपको हेल्प करने वाली है। ये आपको अपने फीलिंग्स को बदलने और उनको बेहतर तरीके से निपटाने वाली है। पीस को अचीव करने के लिए अवेयरनेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके बिना आप इस 5 स्टेप्स को अप्लाई नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो इसको समझने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में समझते हैं माइंडफुलनेस इज एंगर, यानी कि इसका मतलब क्या है। क्या आप किसी पे इतना गुस्सा हुए कि आप पूरे दिन उस पर चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं करना चाहते थे। हर इंसान कभी ना कभी गुस्सा होता ही है और ये गलत नहीं है। गुस्सा इंसान के बेसिक इमोशंस में से एक है। भले ही ये अच्छा हो ना हो, लेकिन ये जिंदगी का हिस्सा है। जो लोग गुस्से को खुद पे हावी होने देते हैं वो ऐसा कुछ बोल देते हैं या फिर ऐसा कुछ कर देते हैं जिसके लिए उनको बाद में पछताना पड़ता है। गुस्सा या क्रोध ऐसी चीज है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, लेकिन इससे डील करना सीखना बहुत जरूरी है। देखिए इसके असर को अपनी जिंदगी के लिए कम खतरनाक बनाने के लिए क्या कर सकते हो। माइंडफुलनेस आपको गुस्से से डील करने में हेल्प करने वाली है। यह आपको गुस्से में बहक जाने वाले लोगों के मुकाबले शांत और ठंडा रखता है। गुस्से में माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने से आप अपने एक्शन या बातों पर और आप अपनी जिंदगी पर उससे होने वाले असर के बारे में ठीक से सोचते हो। गुस्से को ठंडा करने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक एक मददगार टूल है। पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए इन टेक्निक से आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे ही आपको गुस्सा आती है, आप लंबी सांस लेने की प्रैक्टिस करो। ये टेक्निक आपको अपना दिमाग गुस्सा दिलाने वाले लोगों और सिचुएशन से ध्यान हटाने और ब्रीदिंग पे फोकस करने के लिए हेल्प करने वाली है। अवेयरनेस और माइंडफुलनेस साथ साथ चलती है। गुस्से में माइंडफुलनेस होना आपको अपने इमोशंस को लेकर के अवेयर करता है। यही अवेयरनेस आपको अपनी इमोशंस को अच्छे से समझने, उसकी जड़ों को जानने में भी हेल्प करता है। उस इंसान पे फोकस मत करिए जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है। वो आपको और ज्यादा अफसोस कराएगा कुछ गलत कहने या करने के। इससे अपने मन को उन चीजों से दूर कर लीजिए जो आपके गुस्से का कारण बन सकती है। उसके बदले अपना फोकस किसी दूसरी चीज पे ले जाइए। अपने गुस्से की फीलिंग को शांति में बदल दीजिए। और इसको समझने के बाद में अब नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं ब्लेमिंग नेवर हेल्प्स, यानी कि जिंदगी बहुत अनगिनत मौकों से बनी है। हर चीज कुछ भी गलत होने पर दूसरों पे दोष दे देना इंसान का एक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स है। लेकिन आप जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं गलती उसकी नहीं है। कुछ भी गलत होने के पीछे हजार वजह हो सकती है और किसी को दोष देने से सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ बिगड़ती है। सिचुएशन को से निपटने के लिए दोष देना एक नेगेटिव तरीका होता है। इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है, खास करके आपको तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोगों का सोचना है कि दोष देना प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है। एक सिचुएशन को समझना, उसके पॉसिबल कारण को ढूंढना ही उसको डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे अगर एक इंसान का किसी एक मौसम में फसल अच्छी नहीं हुई तो दूसरे किसानों को दोष नहीं देना चाहिए। उसको उसको सिचुएशन के कारण समझ करके उन गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। फसल ना होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि उस किसान ने खराब फर्टिलाइजर यूज किया हो, वो फसल को पानी देना भूल गया हो, या फिर लेट पानी दिया हो, या फिर उसके खेत की मिट्टी ही फसल उगाने के लिए सही नहीं हो। सिचुएशन को समझना आपको उसको बेहतर और सही ढंग से संभालने के लिए हेल्प मिलता है। दोष देने, सफाई देने, नेगेटिव कमेंट करने, इसके बदले इससे बचिए और इसके बदले में प्रॉब्लम्स को ढूंढिए और उनसे सीखिए। और नेक्स्ट चैप्टर आता है इन्वेस्टिंग इन फ्रेंड्स, यानी कि पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकती है। भले ही बहुत सारा पैसा आपको खुश कर सकता हो, लेकिन आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। एक दोस्त से मिली खुशी पैसे से मिली खुशी से अलग होती है। एक दोस्त होने का मतलब होता है कि आप अपनी सारी उम्मीदें, सपने और इमोशंस दूसरे इंसान के साथ में शेयर कर सकते हो। एक दोस्त एक ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो सबको करनी चाहिए। एक दोस्त का साथ होने से आपकी तकलीफ कम होगी, क्योंकि उससे शेयर करने के लिए आपके पास कोई होगा तकलीफों को। एक दोस्त आपको और अपने इमोशंस को लेवल पे रखता है, लेकिन एक दोस्त पाने के लिए आपको खुद भी एक अच्छा दोस्त बनना होगा। खुद को बदलने और अपनी शांति को पा लेने से आप पॉजिटिव फ्रेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छे दोस्तों की एक कम्युनिटी बनाइए जो पॉजिटिव इंटरेस्ट शेयर करते हो। याद रखिए कि आपके फ्रेंड्स आपकी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं। यही वो लोग होते हैं जिनके साथ आप अपना अच्छा या बुरा वक्त बिताते हो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेजिंग पीस। इसका क्या मतलब है। दुनिया भर में बहुत से लोग अलग अलग कारणों से रोज़ तकलीफ झेल रहे हैं। ये दुनिया सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से भरी हुई है जिनका लाखों लोगों पर असर पड़ रहा है। गरीबी, बीमारी, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज इसके कुछ फैक्टर्स हैं।
हालात यहाँ तक पहुँच गए कि बच्चे और बड़े जिंदा रहने के लिए कूड़े के ढेर में से खाने के टुकड़े खोज रहे हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से गरीबों को ऐसी बीमारियां होती है जिसके लिए प्रोफेशनल्स के स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। दुनिया भर में कुपोषण, अन्याय और अत्याचार के कारण बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, प्रकृति की हालत भी खराब होती जा रही है। बढ़ते हुए पोल्यूशन और बढ़ते कचरे के ढेर की वजह से पिछले कुछ सालों में अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज और मौसम में भी बदलाव आया है। पूरी दुनिया में होने वाले अननेचुरल घटनाओं से ये साफ देखा जा सकता है। कई देश में गर्मियों के दौरान जरूरत से ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में ज़रूरत से ज़्यादा ठंड बढ़ने लगी है। प्राकृतिक प्रॉब्लम की बर्फ भी धीरे धीरे पिघलने लगी है और जिसकी वजह से समुद्र में पानी का लेवल भी बढ़ने लगा है। सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की गंभीरता को देखते हुए कुछ लोग अवेयरनेस लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग काफ़ी लकी है कि उनकी बातें सुन ली जाती है, वरना ज़्यादातर लोग एनवायरनमेंट के बारे में बताते वाले लोग निराश ही रहते, क्योंकि उनकी मदद मांगने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। ज़्यादातर लोग जो अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं, या तो सोसाइटी उनको चुप करा देती है या फिर ज़्यादातर लोग उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। उनको पीस की प्रैक्टिस करने से ही हम बाहरी दुनिया में शांति अचीव कर सकते हैं। तो इनर पीस की प्रैक्टिस करने से ही हम बाहरी दुनिया में शांति अचीव कर सकते हैं। सिर्फ वही लोग जो अपने अंदर की शांति ढूंढ चुके हैं इस दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। माइंडफुलनेस के जरिए आप अपने आसपास की चीज़ों को लेकर के और ज़्यादा अवेयर हो जाते हो और ज़्यादा पेशेंट यानी कि धैर्यवान बन जाते हो। तो माइंडफुलनेस से आने वाली क्लियरिटी और शांति आपके अंदर और ज़्यादा समझदारी और प्यार लाती है। ऐसी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों और एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम को कम करने के लिए ही बनी है। ऐसे कई फाउंडेशन है जो भूख, बीमारी और नाइंसाफ़ी जैसे चीज़ों को हैंडल करने पर काम कर रही है। इनके पीछे जो लोग हैं उन्होंने दूसरों में शांति फैलाने से पहले अंदर की शांति के असली मतलब को समझा है, उसे पाया है। आप भी उन जैसे बन सकते हो। तो नेक्स्ट चैप्टर है हीलिंग द वॉन्ट्स ऑफ वॉर, यानी कि कोई भी चोट इतनी आसानी से नहीं बढ़ती है। ऐसे लोग जो ड्रामेटिक यानी कि दर्दनाक एक्सपीरियंस या फिर किसी सदमे से गुजरे हुए, वो पूरी जिंदगी उसकी निशानी लेके जीते हैं। इनमें से कई निशान आप इंसानी आंखों से भी नहीं देख सकते हो। आंखों से नहीं दिखने के बाद भी ये उन लोगों को महसूस होता है जो उस दर्द को झेल रहे हैं। ये घाव जिंदगी को लेकर के उनके एटीट्यूड और उनके माइंडसेट पर असर डाल सकता है। लोग कई कारणों से तकलीफ झेलते हैं और यही दर्द उनको इनर पीस और शांति अचीव करने से रोकती है। इस तरीके के घाव को दबाने के बजाय उसे डील करना बहुत ज़रूरी है। अपने ट्रॉमा को फेस करने से आप अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकाल देते हो और उस बोझ से खुद को आज़ाद कर देते हो। ट्रॉमा से डील करने का बेस्ट तरीका होता है बात करना। दूसरों से बातचीत करना सीखिए। सभी चीज़ों को अपने अंदर दबा के मत रखिए। दूसरों की मदद लीजिए और एक दूसरे की मदद लेने वाली एक कम्युनिटी बनाइए। ऐसे कई कम्युनिटीज़ है भी जो लोगों को ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए लगी हुई है। ड्रग्स, शराब की लत, डोमेस्टिक अब्यूज, इन सब रीजन से जुड़े हुए लोग को इन सब के लिए अलग अलग जगह बनाई गई है। इस तरीके के सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करके आप अपने घाव को भरने और मन की शांति पाने में हेल्प मिल सकती है आपको। यूनाइटेड स्टेट में वॉर वेटरन में साल में एक बार वापस बुलाया जाता है उनको। नेट जो कि जर्नलिस्ट है, उन्हें वेटरन्स का इंटरव्यू लेने और उनसे ये पूछने के लिए कि वो अपने आप को कैसे संभाल रहे हैं के लिए ऐसे ही एक रिट्रीट से जुड़ने का मौका मिल जाता है। एक इंटरव्यू के दौरान एक वेटरन ने शेयर किया कि कैसे उन्होंने एक दिन में 417 सोल्जर्स खो दिए थे। वो उन लकी लोगों में से थे जो उस मिशन के बाद घर वापस लौट के आए थे। 15 साल बाद भी उस वेटरन को उस दिन के सपने डराते हैं। उसके सोल्जर की जिंदगी के साथ में उनका सुकून भी खो गया था। नेथन ने उस घटना के दूसरे सर्वाइवर का इंटरव्यू लिया, तो जहां पहले वेटरन ने रिएक्शन गिल्ट में दिया था, वहीं इस वेटरन ने उल्टा रिएक्शन था, जिसमें गुस्सा ज़्यादा झलक रहा था। इतने लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाने के बाद उसने दुश्मनों पर इतना गुस्सा किया। उसने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार कैसे गिराए। उसने अपने गुस्से को खुद पे हावी होने दिया और मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जंग के बाद दूसरे वेटरन को उसने जो किया था उसका एहसास हुआ और उसके लिए उसने शर्मिंदगी और गिल्ट महसूस किया। आज भी वह एक रूम में बच्चों के साथ में अकेले नहीं रह पाता है। रिट्रीन ने नेथन और वेटरन्स के कम्युनिकेशन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की। उन्हें मन की शांति पाने के लिए अलग अलग ब्रीदिंग एक्सरसाइज और अवेयरनेस टेक्निक भी सिखाई गई थी। शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कोई काम सबके साथ मिल करके किया जाए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जिन पे आप भरोसा कर सकते हो और जिनके आसपास सेफ फील होता है आपको। माइंडफुलनेस और अवेयरनेस की मदद से शांति को ढूंढने की प्रैक्टिस करिए। तो इस बात को समझने के बाद अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं रिकंसाइलेशन। एक बहस के बाद ज़्यादातर लोग सामने वाले को दुश्मन की तरह देखते हैं।
ऐसा रिएक्शन ना काफ़ी नॉर्मल है। जब आपको चोट लगती है तो आप तुरंत दूसरे को ब्लेम कर देते हो और उनको अलग तरह से देखने लग जाते हो। वो आपके दोस्त, फैमिली, पड़ोसी या फिर अनजान लोग भी हो सकते हैं। ज़िंदगी में ऐसे मौके भी आएँगे जब आप गलत होंगे। इंसान होने के नाते आप गलती करोगे, लेकिन सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि ये सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करना चुनते हो। आप इन 2 स्टेप्स का इस्तेमाल करके सामने वाले को तो अच्छे से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपनी गलती माननी होगी। माफ़ी माँगना और आपने जो किया है उसको कबूल करना सीखिए। आपने जो किया है उसे नकारने से उससे सामने वाले को और गुस्सा आने वाला है। अगर आपने जानबूझ के कुछ किया है तो ना माफ़ी माँग के कहिए कि ऐसा अब दोबारा नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आपसे गलती से कुछ हुआ है तो उनको बताइए कि आप इसके लिए शर्मिंदगी हैं और आपका उनको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। दूसरा, अपने शब्दों को मीनिंगफुल बनाइए। माफ़ी माँगने के बाद आपको उनको ये दिखाना होगा कि आप कितने शर्मिंदा हैं। शब्दों का कोई मतलब नहीं होता अगर आप उनका कोई एक्शन नहीं लेंगे तो। ये पक्का करिए कि आप अपने बिहेवियर में बदलाव लाएँ और पूरी कोशिश करें कि वो गलती ना दोहराएँ। खुद को बेहतर इंसान में बदलिए और अपने सबसे अच्छा पर्सन बनिए। अपने शब्दों और वर्ड्स को लेकर के केयरफुल होने के लिए अवेयरनेस का इस्तेमाल करिए, क्योंकि लोग कुछ भी हेल्प करने के लिए तभी तैयार होते हैं जब वो देखते हैं कि लोग सच्चे मन से माफ़ी माँग रहे होंगे। दूसरों से सुलह का मतलब होता है किसी की साइड लेना या फिर कौन सही है, कौन गलत ये दिखाना नहीं है। लेकिन किसी भी बहस का कोई विनर नहीं होता, ये सबको पता है। सुलह करने का मतलब होता है एक-दूसरे को दया और समझदारी दिखाना और माइंडफुलनेस सुलह करना हमेशा एक साथ ही चलता है। जो लोग इन दोनों बातों को अप्लाई करते हैं वो किसी जजमेंट और बिना भेदभाव के एक बेहतर दुनिया में रह पाते हैं। वो लोग होते हैं जो स्वीकार करके दया के ज़रिए अच्छा प्यार दिखा सकते हैं, सच्चा प्यार दिखा सकते हैं। सुलह करने से कम लोगों को तकलीफ होती है और ज़्यादा लोगों को प्यार और खुशियाँ मिलती हैं। एंटरिंग द 21st सेंचुरी, इसका क्या मतलब है? हर चीज़ के लिए रूल्स और गाइडलाइंस है। हर देश की में रहने वाले फॉलो करने वाले अपनी कुछ पॉलिसीज होती है सबकी। हर एक पॉसिबल सिचुएशन के लिए लॉ बने हुए होते हैं। लोग दुनिया में होने वाली चीज़ों को देखने के लिए इतना तैयार रहते हैं कि वो अपने अंदर देखने में फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तकलीफ झेलने से बचते हैं, वो इसे दूर भागने और बचने की पूरी कोशिश करते हैं। भले ही ये एक मामूल और समझे जाने वाला रिएक्शन है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में होने वाली किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर आप खुद को एक नेगेटिव सिचुएशन में पाते हो तो ये होगा कि आप उससे डील करना सीख जाओ। अपनी इंटरनल पॉलिसी बनाना बेस्ट ऑप्शन होता है। ऐसे में जब भी आप बुरा या दुखी महसूस करते हो तो आपके पास में फॉलो करने के लिए खुद के रूल्स होंगे, जिसकी मदद से आप एक शांत और ऑर्गेनाइज ज़िंदगी जी पाएंगे। अपनी तकलीफ को एक लर्निंग एक्सपीरियंस में बदल दीजिए। 2 वर्ल्ड वॉर होने के बाद भी इंसान दया और शांति की अहमियत को नहीं समझ पाया है। नई जनरेशन को ये सीखना ज़रूरी है कि अपने अंदर शांति कैसे ढूँढना है। अगर आपने इसे सक्सेसफुली कर लिया तो दुनिया में वो शांति कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस को सहन करना बंद करिए और सबकी भलाई के लिए अपना आवाज़ उठाइए। बच्चों को दिखाइए कि हमदर्दी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ कुछ खास लोगों की तरफ नहीं बल्कि सभी की तरफ। शांति को बढ़ावा दीजिए और माइंडफुलनेस के जरिए शांति को फैलाइए और अपने एक्शंस और अपनी गलतियों को लेकर के अवेयर रह कर के आप दुनिया को कम तकलीफ पहुंचाएंगे। अगर आप शांति के साथ रहना चूज करेंगे तो हमेशा आपके साथ रहने वाली है। हर पल माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करिए और पूरी जिंदगी शांति से गुजारिए। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद अब हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन पे। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि हमने शांति के बारे में समझा और जाना। यहाँ पे आपको शांति ढूंढने के लिए ना ही और ना ही कुछ अलग सा करने की जरूरत है, ये आपके सामने ही है। आपको सिर्फ इसे अपनाना होगा। अवेयरनेस का इस्तेमाल करके शांति को चुना जा सकता है। अपने आसपास की चीजों को डालना, उसको अप्रिशिएट करना सीखना होगा। दूसरा, इस समरी ने हमको अवेयरनेस के बारे में समझाया। ऐसी चीज़ों और लोगों पर अपना समय बर्बाद न करिए जो आपको सिर्फ नेगेटिविटी देते हो। अपने और अपने इमोशंस के लिए एक शांति से भरा माहौल बनाइए जो आपको खुद बनाना होगा। तीसरा, हमने डीकम्पार्टमेंटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा। हमको मेडिटेट करने के लिए कोई खास जगह या टाइम सेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे बस कुछ मिनट के लिए अपने ऑफिस में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरे दिन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के बाद हम इसे अपनी ज़िंदगी में नेचुरली अप्लाई कर पाएंगे। चौथा, हमने अपनी फीलिंग्स को बदलने के बारे में सीखा। हम हमेशा नेगेटिव इमोशंस महसूस करते होंगे, लेकिन इन फीलिंग्स के साथ में हमको क्या करना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस को पहचानिए, एक्सेप्ट करिए, खुद को शांत रखिए, इमोशंस को बाहर निकलने दीजिए और उसकी जड़ को पहचानिए। पांचवा, हमने गुस्से को लेकर के माइंडफुल रहना सीखा।
खुद पर गुस्से को हावी ना होने दो, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो, लेकिन झगड़े की जगह शांति को चुनिए। छठा हमने सीखा, हमने दोष लगाने के इफेक्ट क्या होते हैं। दूसरों को दोष देने से पहले हमको हमारी सिचुएशन में कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है, उल्टा ये हमको हमारे हमारे और दूसरे इंसान के पीछे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। दोष देने से बेहतर ये होगा हम कोई सॉल्यूशन निकालें, अपनी गलती से सीखने की कोशिश करें। सातवां, इस समरी ने फ्रेंड्स में इन्वेस्ट करने के इम्पोर्टेंस को भी हमको समझाया। सही लोग हमको सुकून ढूंढने में हेल्प करते हैं। दूसरों से कनेक्ट करने में एफर्ट डालिए और फ्रेंड्स की एक कम्युनिटी बनाइए। आठवां, हमने इनर पीस यानी कि अंदर ही अंदर शांति को डेवलप करना सीखा। दुनिया में अनगिनत प्रॉब्लम्स है, अगर आपने अंदर की शांति को ढूंढ लिया तो आप दूसरों की तकलीफ को दूर करने के लिए उनकी हेल्प कर सकते हो। नौवां, हमने जंग में लगी चोटों के बारे में जाना। एक ट्रॉमेटिक यानी कि दर्दनाक एक्सपीरियंस के बाद लोगों के मन यानी शरीर पे घाव रह जाते हैं। इन चोटों को हील करने के लिए बहुत ज़रूरी है आप कम्युनिकेट करें और सदमे का सामना करें। अपनी यादों को दबाना या छुपाना सही नहीं होता है। बेहतर होने के लिए एक दूसरे की मदद करिए, एक कम्युनिटी के रूप में शांति को हासिल करिए। 10वां, हमने सीखा रिकॉन्सिलेशन के बारे में। अपनी गलतियों को पहचानिए और माफ़ी मांगिए। अपने कहे हुए शब्दों पर काम करिए, अपनी ईमानदारी दिखाइए लोगों को। आखिर में आपने इंटरनल पॉलिसीज बनाने की इम्पोर्टेंस को समझा। अलग अलग सिचुएशन के लिए खुद की पॉलिसी का सेट बनाइए। ये इंटरनल रूल्स आपको नेगेटिव इमोशंस से बेहतर डील करने के लिए हेल्प करने वाली है। लाइफ कोई रेस नहीं है, अगर आप हर सिचुएशन में अवेयरनेस अप्लाई नहीं कर पाते तो निराश ना हो। ये काफ़ी है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हो। शांति को चुनना एक ऐसी चॉइस है जो आपको रोज़ करनी होती है और रोज़ करनी चाहिए भी। और दुनिया में शांति चाहने से पहले आपको खुद से इसकी शुरुआत करनी होगी। ज़िंदगी को एक शांत और सुकून भरे नज़रिए से देखिए। एक बार जब आपने शांति को पा लिया तो आप में दया और समझ अपने आप आ जाएगी। इनर पीस ढूंढ करके दूसरों को उनकी तकलीफ में मदद करिए। जैसा कि एलन केलर ने एक बार कहा था कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते मगर एक साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं अकेले के कंपेयर में। तो एक साथ आने के लिए हमको पहला कदम अब अपने आप को ही बढ़ाना होगा। ये नहीं सोच के नहीं बैठ सकते कि सामने वाला बढ़ाएगा करके। बढ़ा लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी मोड़ पे ये समरी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन बहुत कुछ दे करके जाती है। इनफैक्ट इसको सुनते हुए हमने पीसफुल महसूस किया होगा, किया ना? तो अगर नहीं किया है या फिर कोई और अगर शब्दों में, कोई थॉट्स में, इंटेंशंस में बहुत बार होता है ये सब चीज़। जब हम थॉट्स के साथ रहते हैं, जिस क्वालिटी के थॉट्स होते हैं वैसे ही हमारे वाइब्रेशंस के कॉन्टैक्ट एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, वैसे एंटर कर जाते हैं एनवायरनमेंट हमारे साथ में। क्योंकि थॉट्स जब हम जनरेट करते हैं उसमें से वैसे ही वाइब्रेशन निकलती है और वही वाइब्रेशन हमारा सुरक्षा कवच बन जाता है, हमारी पर्सनैलिटी को भी जन्म देता है। तो अगर आप पीसफुल महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में बिल्कुल लिखिएगा। ये जितनी भी समरी हमने सीखी है एक ही दिन में नहीं आएगी, हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होगी। हमको हर रोज़ ये टेस्ट फेस करना होगा। किसी टेस्ट में हम पास होंगे, किसी टेस्ट में हम शायद फेल भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, एटलीस्ट यही कोशिश ही एक दिन कामयाब बनाएगी हमको। इसीलिए तो कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इसी मोड़ पे ये समरी तो होती है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।